नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल फ्लिक पिक में। आज हम लोग लेटेस्ट रिलीज साउथ मूवी कंगुआ को एक्सप्लेन करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे लाइक सब्सक्राइब करके तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं मूवी। फिल्म की शुरुआत होती है रूस के एक हेडक्वार्टर से, जहां एक युवा लड़के जेटा को एक प्रयोगशाला में कैद किया गया है। जेटा में कुछ खास शक्तियां हैं और रूसी वैज्ञानिक उसके दिमाग में छेड़छाड़ कर रहे हैं ताकि उसके अंदर की दिव्य शक्तियों का फायदा उठा सके। अचानक जेटा को अपनी ताकतों का एहसास होता है और वो वहां से भाग निकलता है। इस घटना के बाद पूरा रूसी माफिया उसे पकड़ने के लिए पीछे लग जाता है। कहानी अब गोवा भारत की ओर रुख करती है, जहां फ्रांसिस नाम का एक कड़क बाउंटी हंटर होता है। फ्रांसिस का काम पुलिस को उन अपराधियों को पकड़ने में मदद करना है जिन्हें पकड़ पाना पुलिस के लिए मुश्किल होता है। वह अपने साथी कोल्ट के साथ मिलकर इन अपराधियों को पकड़ता है और इसके बदले मोटी रकम लेता है। हाल ही में उन्हें डिसूजा नाम के एक बड़े अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया है, जिसके बदले में उन्हें लाखों रुपए मिलने वाले हैं। फ्रांसीसी और कोल्ट डिसूजा को पकड़ते हैं, उसे पुलिस के कमिश्नर के पास लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एंजेला की एंट्री होती है। एंजेला भी एक बाउंटी हंटर है और फ्रांसीसी की पुरानी प्रेमिका भी। एक साल पहले उनका रिश्ता टूट गया था और जब वे दोनों प्रतिद्वंदी बन चुके हैं, दोनों की मुलाकात में थोड़ी तीखी नोकझोंक होती है, क्योंकि वे अक्सर एक दूसरे के काम में बाधा डालते हैं। कमिश्नर उनकी इस खटास से वाकिफ है, लेकिन फिर भी उन्हें एक नया काम सौंपता है, जीतू नाम के एक खतरनाक आदमी को पकड़ने का। जीतू न केवल खतरनाक है, बल्कि उसका भाई उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसलिए कमिश्नर उन्हें सख्त हिदायत देता है कि जीतू को बिना किसी चोट के लाया जाए, वरना उसके भाई का गुस्सा बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। फ्रांसिस, एंजेला और कोल्ट तीनों मिलकर जीतू का पीछा करते हैं और उसे पकड़ने के लिए नई नई तरकीबें आजमाते हैं। एक समुद्र के किनारे पर कोल्ट और फ्रांसिस जीतू को पकड़ने जाते हैं। वहाँ उन दोनों को जीतू से आमना सामना होता है और एक झड़प में गलती से जीतू को गोली लग जाती है। जीतू वहीं दम तोड़ देता है। कोल्ट और फ्रांसिस को लगता है कि वहाँ कोई नहीं था जिसने ये सब देखा हो, इसलिए वे चुपचाप वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का जेटा खड़ा होता है, जो छिप कर सब कुछ देख चुका था। उसने जीतू का खून करते हुए कोल्ट और फ्रांसिस को देख लिया था। फिर भी फ्रांसिस और कोल्ट को ऐसा लगता है कि जेटा को कुछ भी नहीं पता। वे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन ये खबर एंजेला तक पहुंच जाती है, जो पहले से जीतू के पीछे थी। अब एंजेला के पास जेटा था और उसने जेटा से फ्रांसिस और कोल्ट का स्केच बनवाना शुरू कर दिया, जीतू के हथियारों का पता लगाया जा सके। जब फ्रांसिस को पता चलता है कि जेटा उनका स्केच बना रहा है, तो वह और कोल्ट जेटा को अपने साथ ले जाकर भाग जाते हैं। रास्ते में जेटा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है, तो वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि जेटा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस खबर के बाद वे उसे अस्पताल से अपने घर ले जाते हैं। घर में फ्रांसिस को जेटा के साथ एक अजीब सा लगने लगता है। उसे लगता है जैसे वह इस लड़के को पहले से जानता हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि जेटा सचमुच उसे पहले से जानता था। जेटा को जब भी डर लगता वह फ्रांसिस के पास आ जाता। एक दिन फ्रांसिस को समझ में आता है कि जेटा भूखा है, तो वे उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पहुँचते ही पता चलता है कि जीतू का भाई भी वहाँ आ चुका है, जिसे एंजेला लेकर आई थी। अब वहाँ जीतू का भाई, एंजेला और बाकी सभी लोग आ गए थे। उन्होंने जीतू के भाई को बेरहमी से मार दिया और पूरे रेस्टोरेंट को तहस नहस कर दिया। उनका मकसद बस एक ही था, जेटा को किसी भी हाल में पकड़ना। आखिरकार वो जेटा को पकड़ने में सफल हो गए। जैसे ही वो जेटा को वहाँ से ले जाने लगे, फ्रांसिस को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फ्रांसिस ने बिना देर किए उनका पीछा शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह जेटा के पीछे भाग रहा था। तभी अचानक सीन कट होता है और कहानी हमें 1070 के दौर में ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है प्राचीन रोम के एक लालची सम्राट की ओर। ये सम्राट भारत पर कब्जा करने के चाह में 25,000 सैनिकों के साथ हिंद महासागर तक पहुंच चुका था। तभी उसकी नजर 5 रहस्यमय द्वीपों पर पड़ी। पहला द्वीप था म्यारू द्वीप, जहाँ के लोग अपनी शिकार करने की कला के प्रसिद्ध थे। दूसरा था वंका द्वीप, जो अपनी औषधि बनाने की कला के लिए जाना जाता था। तीसरा द्वीप मुकाडू द्वीप, जहाँ के लोग हथियार बनाने और नृत्य संगीत में माहिर थे। चौथा द्वीप था अर्थी द्वीप, जहाँ के लोग इतने निर्दयी थे उनके दिलों में दया का नामो निशान नहीं था। और आखिरी में था पेरू माची द्वीप, जहाँ के लोग वीर योद्धा और अदम साहस के प्रतीक थे। रोमन सम्राट की लालची नजर पेरू माची द्वीप पर जा टिकी, लेकिन उसे इन 5 द्वीपों की जानकारी के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो हर एक द्वीप के रहस्यों को जानता हो। तभी उसकी मुलाकात कुल्बा नामक एक व्यक्ति से हुई। कुल्बा इन 5 द्वीपों के बारे में गहराई से जानता था। जब रोमन सम्राट ने कुल्बा को अपने इरादों के बारे में बताया कि वह पेरू माची द्वीप पर कब्जा करना चाहता है, तो कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। तो यहाँ पर गुलबन से कहता है कि अगर तुम पेरू माची के ऊपर हमला करते हो तो वो लोग तुम्हें आराम से हरा देंगे। पेरू माची के ऊपर सीधा हमला करना मूर्खता होगी, चाहे आपके पास 25,000 सैनिक हो या 1 लाख।
लाख हार जाएंगे। पेरूमाची को केवल छल से हराया जा सकता है और यह काम केवल एक चतुर योद्धा ही कर सकता है। रोमन सम्राट ने यह सुनकर अपने सबसे क्रूर और चालाक योद्धा कुलवा को बुलाया। उसने कुलवा से कहा, अगर तुम पेरूमाची के एक सैनिक को मारोगे तो तुम्हें 2 सोने के सिक्के मिलेंगे। कुलवा मुस्कुराते हुए बोला, मैं पेरूमाची के 100 सैनिकों को मारूंगा और उनके कटे हुए हाथ आपके सामने लाऊंगा। सम्राट की आज्ञा पाकर कुलवा पेरूमाची के सरदार से मिलने के लिए रवाना हुआ। वह सरदार से बोला, रोमन सम्राट को कुछ नावें बनाने के लिए आपके सैनिकों की जरूरत है। यह काम करेंगे तो आपको ढेर सारा सोना मिलेगा। सरदार ने विचार किया और 100 सैनिकों को कुलवा के साथ भेज दिया। कुलवा इन सैनिकों को जंगलों के रास्ते से ले जाने लगा, लेकिन यह उसकी योजना का हिस्सा था। रास्ते में उसने अपने गुप्त सैनिकों को बुला लिया। जैसे ही पेरूमाची के सैनिक बेखबर हुए, कुलवा और उसके सैनिकों ने छल पूर्वक उन पर हमला कर दिया। कुलवा ने निर्दयता से पेरूमाची के 100 सैनिकों को मार गिराया और उनके कटे हुए हाथ सम्राट के पास। उसकी इस क्रूर चाल और उसका काम निर्दयी था। वह पेरूमाची के सैनिकों को मारकर उनके कटे सम्राट के पास ले जा, बदले में उसे 200 सोने के सिक्के मिलते। कुलवा के मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने सम्राट से और अधिक सिक्के पाने की योजना बनाई। उसने पेरूमाची के सरदार के पास जाकर झूठ बोला, रोमन सम्राट नावों के काम से बहुत खुश हैं। वे और 100 सैनिकों की आवश्यकता बता रहे हैं। सरदार ने विश्वास करके 100 और सैनिकों को नाव बनाने के काम के लिए भेज दिया। कुलवा ने उन सैनिकों को जंगल के रास्ते ले जाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका लालच उसे भारी पड़ने वाला था। पिछली बार जिन उनमें से एक सैनिक चमत्कारी रूप से बच गया था, उसने अपने साथियों को मरते हुए देखा था और कंगवा नामक योद्धा को सारी सच्चाई बता दी थी। जैसे ही कुलवा अपने नए शिकार को लेकर जंगल के बीच पहुंचा, कंगवा ने अपने योद्धाओं के साथ उसे घेर लिया। कुलवा घबरा गया और अपने झूठ का पर्दाफाश होते देख समझ गया बचने का कोई रास्ता नहीं। कंगवा ने न केवल कुलवा को पकड़ लिया, बल्कि उसे पेरूमाची के सरदार के पास ले गया। सरदार को जब यह सच्चाई पता चली, क्रोधित हुआ। उसने कुलवा को उसी जंगल में दंड देने का आदेश दिया जहाँ उसने निर्दोष सैनिकों की जान ली थी। कुलवा के लालच का अंत यहीं पर हुआ। इस घटना के बाद कंगवा और उसके सैनिकों ने पेरूमाची के गांव को सुरक्षित रखने की शपथ ली। लालच और धोखे की वजह से कुलवा की जान गई। कुलवा ने गद्दारी की है, अपने ही लोगों को धोखा दिया है। एक ही दंड है, वो भी जिंदा जला के। कुलवा ने कुछ सोने के टुकड़ों के लिए अपने लोगों के साथ छोड़ा और दुश्मन से हाथ मिला लिया। पेरूमाची के लोग इसे सहन नहीं कर सकते और कुलवा के शरीर में आग लगा दी गई। कुलवा जब सबके सामने जल रहा था, तब कुलवा की पत्नी और उसका बेटा यह दृश्य दूर खड़े देख रहे थे। जब आग की लपटें कुलवा को निगल रही थी, तो उसकी पत्नी दौड़कर आग में कूद गई। गाँव के लोग उसके परिवार को भी मार देना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था गद्दार का खून गद्दार ही पैदा करेगा। लेकिन कंगवा गाँव का एक सम्मानित व्यक्ति इससे सहमत नहीं था। उसने कहा, कुलवा ने जो किया उसकी सजा उसके परिवार को क्यों मिले? उसका बेटा निर्दोष है। मरने से पहले कुलवा की पत्नी ने कंगवा से वादा लिया कि वो मेरे बेटे की रक्षा करेगा। कंगवा ने वचन दिया और पूर्वा को अपने बेटे की तरह अपनाया। पेरूमाची के कुछ लोग पूर्वा को मारना चाहते थे, लेकिन कंगवा के बोलने के बाद किसी ने भी उसकी ओर आग उठाने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच यह खबर रोमन सम्राट तक पहुंची कि कुलवा मारा गया। सम्राट को यह बर्दाश्त नहीं था कि पेरूमाची के लोग उनकी योजनाओं को विफल करें। उसने मदद के लिए और थॉर्थवी द्वीप के सरदार उदरा से संपर्क किया। उदरा और पेरूमाची के बीच पहले से ही दुश्मनी थी। जब रोमन सम्राट ने उनसे सहयोग मांगा, उदरा ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, हम पेरूमाची का नामो निशान मिटा देंगे। रोमन सम्राट के पास 25,000 सैनिक थे और अर्धद्वीप के लोग बेहद खतरनाक योद्धा थे। उनके गठबंधन ने पेरूमाची के विनाश की योजना बना ली। कुछ दिनों बाद जब पेरूमाची के सैनिक आराम कर रहे थे और उनके पास हथियार नहीं थे, तब अर्धद्वीप के योद्धाओं ने उन पर अचानक से हमला कर दिया। पेरूमाची के लोग इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। आग और खून से कंगवा को जब यह पता चला, तो उसने बिना किसी हथियार के उनका सामना करना शुरू कर दिया। उसके पास तलवार नहीं थी, फिर भी उसने अद्भुत साहस दिखाते हुए दुश्मनों को परास्त करना शुरू कर दिया। वह अकेला ही पूरी सेना से भिड़ रहा था। इसी दौरान उसने पूर्वा से कहा, जल्दी से मेरी तलवार लेकर आओ। पूर्वा तुरंत तलवार लेने चला गया। जब तक वह लौटता, कंगवा दुश्मनों से बहादुरी से लड़ता रहा और कई को परास्त कर दिया। पूर्वा जब कंगवा की तलवार लेकर लौटा, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूर्वा ने कंगवा को उसकी तलवार से धोखा देकर वार कर दिया। बुरी तरह घायल हो गया और कंगवा पूर्वा जंगल की ओर भाग निकला। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कंगवा ने अपने दुश्मनों को हराने का हौसला नहीं छोड़ा। उसने उदरा के 3 बेटों में से 2 को मार गिराया। अंततः उसने पूर्वा को पकड़ लिया और उसे वापस पेरूमाची ले आया। जब गाँव के लोग यह सब देख रहे थे, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे पूर्वा को मारना चाहते थे, लेकिन कंगवा ने सभी को रोकते हुए कहा, मैंने पूर्वा की माँ से वादा किया है कि मैं उसकी हर हाल में रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी गांव वालों को पता चला कि उदरा जल्द ही पेरूमाची पर हमला करने वाला है। गांव के लोग चाहते थे कि पूर्वा को गांव से निकालकर काले जंगल में भेज दिया जाए, क्योंकि काले जंगल से अब तक कोई भी वापस नहीं लौटा था। लेकिन कंगवा ने एक बार फिर अपनी बात पर डटे रहकर कहा, अगर पूर्वा काले जंगल में जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। मैं उसकी रक्षा करने का वादा किया है। आखिरकार कंगवा और पूर्वा को काले जंगल की ओर रवाना होना पड़ा। जंगल में उनका क्या हुआ?